श्री अमर सिंह जी। थैंक यू सर। सभापति साहब बहुत धन्यवाद सर। फाइनेंस बिल 2020 का मैं बहुत सारी बातों पे विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सबको पता है कि फाइनेंस बिल जब पेश हुआ है, मुल्क इस वक्त इतिहास की सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। चाहे सरकार ने बार बार सारा कुछ जो हुआ है वो कोविड पे डालने की कोशिश करी है, लेकिन असलियत है कि 18-19 से फर्स्ट क्वार्टर 18-19 से लगातार जीडीपी ग्रोथ 8% से नीचे आ रही थी। ये सारा सरकारी रिकॉर्ड में है, पर सरकार उसको मानती नहीं है। आपकी मर्जी है, लेकिन पेंडेमिक के पहले भी जीडीपी हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही थी। अब पेंडेमिक तो बहुत ही सीरियस हुआ है। सेकंड हाईएस्ट नंबर अपने पास इंडिया का टोटल नंबर पे है। 1,60,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोविड ने इकोनॉमी का तो नुकसान किया ही किया, हेल्थ सेक्टर का और हेल्थ का बहुत नुकसान किया, एम्प्लॉयमेंट का बहुत नुकसान किया। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, जो एम्प्लॉयमेंट में रह गए उनकी तनख्वाहें कम हो गई। न्यूट्रिशन पे बहुत फर्क पड़ा। गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं थे वो खाना पूरा नहीं खा पाए, और गवर्नमेंट का अपना जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है वो बहुत सारी बातें प्रूव करता है। मैं उसमें बाद में बोलूंगा। एजुकेशन में डिजिटल डिवाइड कंट्री में बिल्कुल सामने आया। कहना बहुत आसान है कि अपन कंप्यूटर पे एजुकेशन कर देंगे, पर जाके तो देखो इंटरनेट किसके पास है, लैपटॉप किसके पास है, किसके घर में गांव में इंटरनेट है। और जो सबसे बड़ी बात नजर आ रही है इस मुल्क में, और मैं धन्यवादी हूं वित्त मंत्री जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप, इस मुल्क के जिस स्पीड से इनइक्वालिटी ना बराबरी बढ़ रही है, और आप एनडीए सरकार बीजेपी सरकार मेंशन करने को तैयार नहीं है। आपकी अपनी फिगर 2017 की कह रही है कि 73% ऑफ वेल्थ जनरेटेड इन द कंट्री वेंट टू 1%। दिस इज ऑल ऑफिशियल फिगर्स। किधर को मुल्क ले जा रहे हैं उसका मेंशन तक नहीं बजट में किया गया। वो मैं अपने भाषण में बात कहूंगा। एक दो बातें और बजट में नॉर्मल कहनी है कि अब 1 साल से ज्यादा समय हो गया, इकोनॉमी के तो सभी जगह नुकसान हुआ। 8 सेक्टर जो मेन अपन इकोनॉमी के कहते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, सबका नुकसान हुआ। लेकिन हम अभी तक ऑर्गेनाइज सेक्टर की फिगर पे मुल्क चलाए जा रहे हैं, जीडीपी फिगर चलाए जा रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि 1 साल तो बहुत बड़ा समय होता है। एनएसएस को लगा के एनएसएसओ को एक कोई सैंपल सर्वे करा के अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर 45 to 50% ऑफ द इकोनॉमी है, और इतना ही करीब करीब वो एम्प्लॉयमेंट में है। तो उस सेक्टर को करीब करीब 50% सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को टोटली इग्नोर करके अपन फिगर कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि जब लॉकडाउन हुआ था सबसे ज्यादा नुकसान अनऑर्गेनाइज्ड नॉन फॉर्मल सेक्टर का हुआ था। आपको सबको पता, छोटे मोटे दुकानदार लोगों की हालत, भूखे मर रहे थे, सड़कों पे लोग भीख मांग रहे थे। और जो माइग्रेंट क्राइसिस है उसका कोई नामो निशान नहीं लिया।
इतना बड़ा क्राइसिस हुआ एक साल में, हमको अभी तक फिगर्स का नहीं पता चला। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके ये पार्लियामेंट को, मुल्क को ये चीजें जानने का हक है। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुई है, नेगेटिव ग्रोथ है, तो रीबाउंड तो होना ही होना है। जब नॉर्मल एक्टिविटी लॉकडाउन के बाद हुई, धीरे धीरे मुल्क जब नॉर्मल हुआ तो रीबाउंड तो होना ही होना है। सवाल वो नहीं है जीडीपी का वित्त मंत्री जी, सवाल ये है कि अपन 18-19 और 19-20 की जीडीपी फिगर्स में कब पहुंचेंगे, वो हमें जवाब दीजिए। ये तो ठीक है, जब पहले क्वार्टर में 24% नेगेटिव हो गया, अब 8 से 10% सारे लोग कह रहे हैं कि ओवरऑल इस साल का नेगेटिव रहेगा, तो अगले साल अगर 10% ग्रो भी कर जाएंगे तो दैट मीन 0 पे आ गए, तो वो कौन सी प्राप्ति है। तो हमें ये बताइए 18-19, 19-20 पे अपन कब पहुंचेंगे। और ये इनइक्वालिटी वाला आप क्या कर रहे हैं, मैं उस पर जरूर जानना चाहूंगा आपसे। अब जब अपन बजट की बात करें, आपने जो फिगर्स दिए हैं, आपने कहा कि अब 34,83,236 करोड़ खर्चा करेंगे इस साल, और 1% रिवाइज्ड एस्टिमेट 20-21 से ज्यादा करेंगे। ठीक बात है, लेकिन अगर आप 20-21 का आपका देखें तो आपकी बोरोइंग जो रखी थी आपने 7,96,000, वो हो तो गई 18-48, 11-12 लाख आपकी करोड़ आपकी बोरोइंग बढ़ गई। अगले साल भी 15-16 लाख करोड़ आपने रख लिया। चलो सॉवरेन कंट्री होता है, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पर दैट मीन्स रेवेन्यू में तो कहीं प्रॉब्लम है। आपने कहा कि आई स्पेंट एंड स्पेंट, वो बात ठीक हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं हुए और आपने जो अमीर लोग थे उनको टैक्स छोड़ा और गरीबों पे और टैक्स डाले। पेट्रोल डीजल क्यों महंगा कर रहे हैं आप, बार बार बताइए तो सही, किसी बात का जवाब तो दीजिए। 19 में आपने 1.5 लाख करोड़ कारपोरेट टैक्स छोड़ा। मैं मैडम 20-21 का आपकी फिगर्स देख रहा था कि जो रेवेन्यू कलेक्शन की है, मेरे पास है, बजट से ही लिया है। देखो जीएसटी में, मतलब 20-21 का आपका बी और आरई में क्या फर्क है। जीएसटी 1,75,000 करोड़ कम हुआ है, जो आप कह रहे हैं बी और आरई में, हम तो उसी को फिगर मान रहे हैं। कारपोरेशन टैक्स 20-21 में 2,35,000 करोड़ कम हुआ है। कितना? 2,35,000 करोड़ कम हुआ है, आपकी फिगर है। और इनकम टैक्स 1.8 लाख करोड़ कम हुआ, और एक्साइज ड्यूटी 1 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गई, सारी पेट्रोल डीजल वाली। कस्टम ड्यूटी करीब करीब आपकी उतनी है, थोड़ी सी 10-15 हजार करोड़ कम हुई है। तो ये आपकी जब फिगर हम देखते हैं मैडम, एक बात तो प्रूव हो गई कि आपकी सरकार जो टैक्स रिलीफ है वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को दे रही है। आपने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया है, इन्फ्लेशन होगी, प्राइसेस बढ़ेगी, चारों ओर हो हल्ला हो रहा, पर आप किसी की सुनते नहीं है। एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा दी है, मैं तो कहना चाहूंगा कि इसको वापस लेके जब आप जवाब दें तो आपको कहना चाहिए कि नहीं, हमने वापस ले लिया। एक जो और नेगेटिव ट्रेंड नजर आया मैडम, जो मैं आपके नोटिस में और सारे अगस्त सदन के नजर में लाना चाहता हूं, आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस कर रहे हैं। आपने सेस और सरचार्ज इतने बढ़ा दिए हैं कि करीब करीब 24% ऑफ रेवेन्यू अब सेस और चार्ज हो गए। सेस और चार्ज का था, आपको तो फायदा हो गया, स्टेट्स को नुकसान हो गया, क्योंकि आप उनके साथ शेयर तो करते नहीं हैं। क्या सूबे इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, अगर अपन
फैक्ट्स फिगर पे जाएं, 60% से ज्यादा खर्चा सूबा सरकारें करती हैं, सेंटर 35-40% करता है। और अपन उनको ये सरचार्ज और सेस लगा के उनको बेचारों को दूसरी ओर कर रहे हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा 20-21 में आपने 2.3 लाख करोड़ स्टेट्स को कम दिया उनके शेयर से, 25% आपने जीएसटी कंपनसेशन, तो स्टेट्स को कहां ले जाना है आपको? वो इसी मुल्क का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी का नारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो कहीं तो कोऑपरेशन नजर आना चाहिए। ये बेनती करूंगा कि जब आप जवाब दें, ये टैक्स सारे कंपनसेट कर दीजिए। इस साल आपने एक एडिशनल सेस और लगा दिया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। वैसे जो सीएजी की मैं रिपोर्ट देख रहा था, सीएजी कह रहा है कि कभी भी सेस और सरचार्ज, वैसे आपको तो सारा पता ही है कि कभी भी वो जिस पर्पज के लिए लिए जाते हैं उनको ट्रांसफर नहीं होते। 18-19 की फिगर्स कंसोलिडेटेड फंड की सीएजी ने कहा है कि करीब 1.64 लाख रिफंड नहीं किया वो अपना जिन को जाना चाहिए। तो ये अपन क्या कर रहे हैं? सेस किसी के नाम पे कलेक्ट करे जा रहे, फिर उनको देते नहीं हैं। और जीएसटी कंपनसेशन सेस अपना सीएजी कह रहा है 47,272 करोड़, पहले 2 साल का अभी तक आपने नहीं दिया। मैडम हाथ जोड़ के निवेदन है, ये स्टेटों को दे दीजिए, स्टेटों की हालत बहुत खराब है। अच्छा, फिर कस्टम ड्यूटी आपने जो बढ़ाई है उस पर मुझे ऑब्जेक्शन है। आपने कस्टम ड्यूटी काहे पे बढ़ाई है? मैं कहा मैडम स्क्रू, नट, बोल्ट, ये तो इतनी कॉमन चीज है, ये तो हर घर में, हर खिड़की पे, हर दरवाजे पे लगती है। उसका आपने 10% से 15% कर दिया। रेल प्रोजेक्ट्स का नील से 5% कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक टॉय का आपने 5 से 15% होता, बच्चों के खिलौने उन पे आपने कर दिया। क्या ये सारी चीजें भाव नहीं बढ़ाएंगी? ये सारी वापस लेनी चाहिए, ये मेरी आपको बेनती है। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट के जो टारगेट आप रख रहे हैं 1.75 लाख करोड़ आपने रखा। मैडम आपका टारगेट कभी पूरा नहीं हुआ। मेरे पास आपकी पिछले 6 साल की फिगर्स हैं, 15-16 से सिर्फ 2 साल पूरा हुआ, 17-18 और 18-19, और दोनों साल जब LIC और ONGC जैसी कंपनी से आपने दूसरे शेयर खरीदवा दिए तब पूरा हो गया। और इस साल तो आपका 2,10,000 करोड़ का सिर्फ आप ही बता रहे हैं कि सिर्फ 32,000 करोड़ हुआ, तो आपका 1,75,000 करोड़ कैसे हो जाएगा ये समझ नहीं आ रहा। इस पे आप कुछ ना कुछ हम लोगों को बताने की कोशिश करिए। और वैसे 1.5 लाख करोड़ के करीब PSUs आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर या डिविडेंड या टैक्स देते हैं। जब आप सारे PSUs बेच देंगे या उनमें डाइल्यूशन कर देंगे तो क्या वो 1.5 लाख करोड़ का आपके टैक्स रेवेन्यू में नेगेटिव घाटा नहीं होगा? वो कहां से कंपनसेट करेंगे? उसका जवाब मैडम जी दे, आप माननीय मंत्री जी दे दीजिए। अच्छा, इसके साथ ही LIC का आप अमेंडमेंट इसके बीच में बिल में लेके आ गए। चलिए आपकी मेजॉरिटी या जो मर्जी लेके आइए, लेकिन LIC का IPO 22 पार्लियामेंट में स्क्रूटनी ना हो इसलिए आप उसमें 27 अमेंडमेंट ला रहे हैं। वो पार्लियामेंट में लानी चाहिए थी अलग से IPO और सारा कुछ जो कर रहे हैं हम लोग उसको अच्छी तरह देख सकते। बजट बिल इतना बड़ा होता है, हम लोग भी उसको उतना अच्छे तरीके नहीं देख सकते। मैं अब आना चाहता हूं कि देखो जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ वो कोरोना ने हेल्थ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। माननीय मंत्री जी, मैं आपका एक एक शब्द भाषण का सुना, मैंने लिख के रखा हुआ। आपने कहा मैंने हेल्थ को 2,23,846 करोड़ दिया है, 137 लाख मैंने बढ़ा दिया। हम सब लोग खुश हुए कि माननीय वित्त मंत्री जी हेल्थ को तो इतना बड़ा। लिकली
हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद ही आपका वो जो अनेक्शर होते हैं वो बाहर आ गए। जब अनेक्शर देखे तो हम लोग हैरान हो गए, और अनेक्शर मेरे सामने है। जो असली मिनिस्ट्री, जो असली हेल्थ का देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो सारे हॉस्पिटल, डिस्पेंसरियां, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को देखती है, उसका आपका बी था 20-21 का 65,000 12 करोड़ आ रही आपने। यस, आई हैव टू अप्रिशिएट कि आपने 13,000 करोड़ पिछले साल उनको ज्यादा दिया। जब कोरोना हुआ तो नेचुरली कुछ क्राइसिस होगा तो आपने 13,000 करोड़, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, पर आपने तो उतना भी नहीं रखा। इस बार हमको उनका 71,269 करोड़ कर दिया। तो मैडम जी, जितना आपने पिछले साल बढ़ाया था कम से कम उतना तो कंटिन्यू कर देते। कम से कम मतलब हम लोगों को लगता है कि नहीं चलो भाई, एटलीस्ट हेल्थ को जितना कोरोना के साल में दिया था उतना दे दिया आपने, तो वो भी कम कर दिया। हेल्थ रिसर्च में आपने कम कर दिया। पिछली आरी में 4,062 करोड़ था, अभी आप 2,600 करोड़ दे रहे हैं। तो क्या हेल्थ रिसर्च की, कोरोना रिसर्च की इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोविड वैक्सीन का आपने एक अच्छा काम किया कि 35,000 करोड़ डेडिकेटेड दे दिया, वो हम अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि उसमें 2-3 सवाल हैं, वो आपके नहीं है, हेल्थ वालों को देखना चाहिए। क्योंकि अगर 400 रुपये अभी पर डोज ले लेंगे तो ये 61% पॉपुलेशन का ही खर्चा है, ये है नहीं है। अगर अपन को 100% को करना या 80% को भी करना हार्ड इम्यूनिटी के लिए, तो पैसे तो और चाहिए। पर लेकिन आपने कहा था कि हम इसको बढ़ा देंगे, तो मैं इस पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आपने काम अच्छा किया है, क्योंकि वाटर एंड सैनिटेशन और मीनिंगफुल हेल्थ, फॉर मीनिंगफुल हेल्थ अच्छा है वो काम, पर उसको हेल्थ के बजट में आप कैसे जोड़ रहे हैं? आपने काम सही किया है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन बीमारियां पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये अच्छा काम किया आपने, उसके 60,000 करोड़ रखा, लेकिन उसको हेल्थ में जोड़ दिया। लेकिन साथ ही आपने जो फाइनेंस कमीशन की मैडम ग्रांट्स होती है वो तो 5 साल के लिए होती है, 1 साल की तो मेरा ख्याल नहीं होती हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स 5 साल के लिए होती हैं। वो फिगर दे देते हैं, लेकिन वो सरकार उनको बांटती रहती है। अगर ये 1 साल के लिए, फिर तो हेल्थ को 13,192 करोड़ और मिल रहे हैं, पर मेरा ख्याल ये 5 सालों के लिए। और वाटर एंड सैनिटेशन के 36,000 करोड़ है। तो कहने का मतलब, अगर वाटर एंड सैनिटेशन को मैं जोड़ूं तो वो तो 93,000 करोड़ तो उसी का बन जाता है 2,23,000 करोड़ में। तो इसलिए उसको ना जोड़े, अपन हेल्थ वाले, आयुष का आपने बजट बढ़ाया है, वो मैं अप्रिशिएट करता हूं। तो कहने का मतलब कि आपको देखो, मुल्क में जो जब कोरोना शुरू ही हुआ था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल बंद करके भाग गए थे। मुझे तो पंजाब की जानकारी है, दूसरी स्टेटों में भी हुआ होगा। ये हमारा सरकारी तंत्र, जिसको हम इनएफिशिएंट, हम सारी बातें कहते हैं, आखिरकार सरकारी डॉक्टरों, सरकारी नर्सों, और ये नहीं, असली काम जो किया वो आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, वो बेचारे छोटे छोटे लोग जो हेल्थ में और सोशल वेलफेयर में काम करते हैं, अल्टीमेटली उन्होंने केसेस की ट्रेसिंग करी। कहीं तक अपन ने मेंशन भी नहीं उनका नाम किया। और कोरोना के लिए इसलिए मेरा कहना है कि ये जब तक अपन ह्यूमन रिसोर्स नहीं बढ़ाएंगे हेल्थ डिपार्टमेंट का, तब तक हम इस जैसी, भगवान ना करे कि इस तरह की त्रासदी कभी दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों को तकलीफ हुई, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते थे। हम एज एमपी सिफारिशें डालते थे प्राइवेट हॉस्पिटलों के, यार रख लो इसको, पैसे तो उसने देने ही हैं। मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, 10-10, 15-15 लाख रुपए एक पेशेंट का चार्ज करते थे प्राइवेट हॉस्पिटल, जो थोड़े से बेटर ऑफ थे। कौन इतना बड़ा खर्चा कौन कर सकता है? असली बात जो हेल्थ में है मैडम, मैं इसलिए हेल्थ वाला बोल रहा हूं क्योंकि
यू एज फाइनेंस मिनिस्टर यू कैन डू, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर तो जितना बजट दे दिया उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। सर ये मैं तो पहला ही अभी स्पीकर हूं, आज मेहरबानी रखे थोड़ी सी। अभी तो चालू किए हैं साहब। नहीं अल्ले अपनी बात रखो, मगर आपकी पार्टी का टाइम है 23 मिनट, 23 मिनट है, आप बोलो। नहीं है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा। वित्त मंत्री जी, सभापति जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अपने मुल्क में जो प्रॉब्लम है, जो पॉलिसी लेवल पे सोचने की ज़रूरत है। हमारा 65-70% खर्चा आउट ऑफ पॉकेट प्राइवेट पे हो रहा लोगों का। इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं कर सकती। आपको कुछ करना होगा पॉलिसी पे, आपको प्रधानमंत्री जी को करना होगा कि ये आउट ऑफ पॉकेट जो इस मुल्क में, वी आर दी हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड आउट ऑफ पॉकेट वाले एक्सपेंडिचर पे, इसको कैसे अपन 10-20%, 30% पे लेके आए, वो एक बहुत बड़ी होगी। और वो तब होगा जब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज पे बहुत बढ़ाएंगे। उसी बजट में मैडम आपने न्यूट्रिशन का बजट 10,000 करोड़ कम किया, 37,000 करोड़ से 27 कर दिया। मैडम ये तो आपका ही सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड जो है, वो कह रहा कि वेस्टिंग, स्टंटिंग, माल न्यूट्रिशन, अनीमिया पिछले 5 साल में 15-16 से 19-20 से बहुत बड़ा है। कम से कम उसको और कुछ नहीं तो उतना तो मेंटेन कर दीजिए, ये मेरा निवेदन है। अब अगर अपन एम्प्लॉयमेंट में आए तो मैडम उसमें एग्रीकल्चर ने बहुत मदद करी है। 8 कोर सेक्टर में एग्रीकल्चर था जो ग्रो करता रहा, लेकिन जब उसका बजट देखें, उसको डिवाइड करें तो सारे का सारा, इवन मैं टोटल देखूं, अगर मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि सभापति कह रहे जल्दी करो, तो आपका 20-21 का 1,46,000 करोड़ था। आरई आपने 1,28 किया, अब आप 1,35 कर रहे हो, तो इसका मतलब पिछले 20 से भी आप कम कर रहे हो। अच्छा, वो तब जब इतने मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं सारे मुल्क में और वो मांग कर रहे हैं कि कानून वापस लो और मिनिमम सपोर्ट को लीगल राइट बनाओ, तब आप उनका बजट कम कर रहे हो। मेरा कहना था, अच्छा इसके साथ वही नहीं, आपने तो 10,000 करोड़ उसका भी कम कर दिया। प्रधानमंत्री किसान योजना का 75,000 से 65,000 करोड़ कर गया। कम से कम उसको तो उतना तो रख लेते जितना पिछली बार चल रहा था। तो मेरा कहने का मतलब है, एग्रीकल्चर में एक तो अपन को वो लॉज पे आपको फैसला लेना चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट ने फैसला ही ले लिया कि किसानों को पनिश करना, तो फिर आपकी मर्जी है, पर ये वो अन्नदाता हैं जो इस मुल्क को, हर आदमी को खाना देते हैं। मैडम, जो एम्प्लॉयमेंट में एक और डिपार्टमेंट है जिसने बहुत मदद करी, वो रूरल डेवलपमेंट है और मनरेगा का अपन को सबको पता। और मुझे आपको अप्रिशिएट करना होगा, लास्ट ईयर में जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आपने मनरेगा का दिया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस बात को। पर इस बार आपने 38,000 करोड़ कम क्यों कर दिया? आपको लगता है कि इस बार मजदूर नहीं है? इस बार उसके कभी भी डिमांड पूरी नहीं होती नरेगा की। मैडम, मेरा कहना है कि आप बिल्कुल उस जो 1 लाख करोड़ वाला था उसको जारी करिए। हम सारा हाउस आपको धन्यवाद का मैं प्रस्ताव रखूंगा कि पास करेंगे, पर नरेगा का बजट कम ना करें। और बल्कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई अर्बन नरेगा, वित्त मंत्री जी, सभापति जी, कोई अर्बन नरेगा शुरू करे। क्योंकि देखो, जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, अगर कहीं पब्लिक सेक्टर का कोई प्रोग्राम होता तो गरीब गुरबे वो जो सड़कों पे चल रहे थे, वो जो फोटोआं देखी नहीं जाती थी, मैं तो एक फोटो आज तक नहीं भूल सकता। एक पता नहीं नोएडा की कहाँ थी, वो सूटकेस एक लेडी खींच रही और बच्चा उस पर सो रहा। मैं सारी जिंदगी शायद वो फोटो नहीं भूल पाऊंगा। कृपया समाप्त कीजिए। तो कहने का मतलब नरेगा नहीं, अर्बन नरेगा चलाइए और MP लैड हमें दीजिए, हम लोगों की मदद करते थे, उसको क्यों आप करे जा रहे हैं? और ये
कौन सा? अच्छा 700 750 है, 3,500 करोड़ है। यही वित्त मंत्री जी, सभापति जी, इस पे तो मदद कर दीजिए, आपका भी तो पैसा गया। अच्छा लोकसभा वालों को तो बहुत तकलीफ होती है साहब, लेकिन चुपचाप बैठे हैं। उधर वाले सब लोग बोलते हैं, हम लोग बोलो साहब बोल के चुपचाप बैठे हैं, लेकिन सपोर्ट कीजिए। बैठ जाइए आप समाप्त कीजिए। एम्प्लॉयमेंट में मैं मैडम पूछना चाहता हूं कि कम से कम जो सीएम, देखो एनएसएसओ का कोई डेटा बाहर नहीं आ रहा, सीएमआई जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी वो डेटा दे रहा है, हम उसी को पढ़ के बहुत सारी बातें कह रहे हैं। तो वो तो कह रहा कि बहुत बड़ा 1.5 से 2 करोड़ जॉब लॉस हो गया लॉकडाउन और पेंडेमिक में। आप क्या करेंगे? आपने एक शब्द नहीं बोला। तो मेरी बेनती है मैडम, इस पे कुछ ना कुछ हमें बताइए, कितनी जॉब लॉसेस हुई, उसको कैसे रिकूप करना है, इस पे आप कुछ बता दीजिए। अच्छा डिफेंस बजट में मैं आधा मिनट लूंगा सर। डिफेंस में, क्योंकि आप लोग तो चाइना का नाम भी नहीं लेना चाहते, प्रधानमंत्री जी पड़ोसी कंट्री कहते रहते हैं। अरे चाइना आया था ना, अपन नाक में ले रहे। चलो वो कोई डिप्लोमेटिक इशू हो सकता है, मैं उस पर आपको एम्बेरस नहीं गवर्नमेंट को करना चाहता। दैट मे बी ए डिप्लोमेटिक इशू, दैट्स ओके। हाँ वो उसमें मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैडम जो आपने डिफेंस का अगर बजट का एनालिसिस करें, जब से आपकी सरकार आई है कैपिटल एक्सपेंडिचर यूपीए के टाइम में 10, 11, 12, 13, इवन 13, 14 तक 36% ऑफ द टोटल बजट था कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी वो 25 से 20% रह गया। तो ये क्यों कर रहे हो? अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने 1,34,000 करोड़ किया था आरई में, वो 1/4 आपने फिर रख दिया। थोड़ा सा तो बढ़ा देना था। डिफेंस वाले मेरा ख्याल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोग बहुत सारा कुछ देंगे, लेकिन वो नहीं मिला है, वो मैं कहूँगा। मैं इसके साथ सिर्फ 2-3 मिनट में बात करके सभापति जी खत्म कर दूंगा, क्योंकि पंजाब के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। 2-3 इश्यूज है, वो आपसे ही है सभापति जी, आपके माध्यम से वित्त मंत्री से रिलेटेड है, इसलिए कहना चाहता हूँ। अगर वित्त मंत्री से ना होते तो मैं शायद ना कहता। एक तो आप हमारा जो पेंडिंग जीएसटी है कंपनसेशन 8,253 करोड़ अप्रैल से जनवरी तक, प्लीज वो दे दीजिए। हम बहुत क्राइसिस में हैं और हम तो, हमारी सरकार कह रही है, मैं भी आपको बेनती कर रहा हूं कि उसको मंथली करिए। फिर जीएसटी कंपनसेशन, हालांकि आप उसमें डिस्कस करेंगे, 22 के आगे रखने का योजना बनाइए, क्योंकि बहुत तकलीफ है स्टेट्स को। अब जो 15th फाइनेंस कमीशन ने पंजाब को 2 स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स दे दी फाइनेंस कमीशन ने। एक 3,442 करोड़ है, एक 1,545 करोड़ है। मैडम आप वो एक्सेप्ट करिए और उनको दीजिए, हमारी तो हालत खराब है। और फिर आप लोगों ने हमारा आरडीएफ बंद कर दिया 3% से 1%, और इस बार आप कह रहे हैं कि वीट में 0% देंगे। 3,000 करोड़ आता है हमको वो। तो इसलिए आपको हम चारों ओर से मर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी का हमें नुकसान ये हुआ कि हमारा जो फूड परचेज पे टैक्स लगता था वो खत्म हो गया। आरडीएफ जो हमें एक आता था वो आप कर रहे हैं। हमारे ऊपर 31,000 करोड़ का आपने एक और बर्डन डाला हुआ है, जो सीसीएल का कंपनसेशन नहीं हो रहा था, मैचिंग नहीं हो रही थी, उसको भी हमारा कहना। 2-3 मेरे पार्लियामेंट के इश्यूज हैं, वो बोल के मैं ख़त्म कर दूंगा। मेरे को, मैं बार बार कहता हूं कि फतेहगढ़ साहब ऐतिहासिक जगह है, उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट में लेके आइए। रायकोट मेरी एक कंस्टिट्यूंसी बहुत बैकवर्ड है, उसमें रेल लिंक दीजिए। और मेरे यहाँ स्टील टाउन ऑफ इंडिया मंडी गोविंदगढ़ है, उनको इतनी तकलीफ है जीएसटी की, दूसरी चीज़ों की, उनका हल करिए। और हमारे यहाँ जो फीड प्लाईवुड इंडस्ट्री है खन्ना में, दोराहा में, सानीवाल, उनकी हालत ठीक करिए। और स्क्रैप ट्रेडर्स मैडम चले गए हैं स्ट्राइक पे, नॉर्थ इंडिया में तो चले गए, मुझे कंट्री की खबर नहीं है। उनकी तकलीफ है कि आप उनसे अब 2017 का जीएसटी का हिसाब था मांग रहे हैं। मैं एंड में सर बस बात खत्म कर रहा हूं। मैं आपसे मांग ये करना चाहता हूं कि जब आप जवाब दें, और मैं तो चाहता हूं कि इस बिल में अमेंडमेंट्स करें कि जो हेल्थ क्राइसिस हुआ है उसको हैंडल करने के लिए बजट बढ़ाया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए बजट बढ़ाया जाए, जो लोगों की इनकम गई है
उनको जहां तो इनकम टैक्स में रिलीफ दीजिए, जहां उनको कैश ट्रांसफर करिए। और जो हंगर बहुत था, धन्यवाद। आपने 80 धन्यवाद। करोड़ को तो दिया, लेकिन उसको और कंटिन्यू करिए। मेरा कहना था कि फ्यूल पे आप वापस करिए, क्योंकि ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। माइग्रेंट लेबरर का कृपया कुछ कर समाप्त दो, कीजिए। ये बाकी सब लोगों का ध्यान कर लेंगे तो सारा मुल्क श्री आपका राजेंद्र बहुत-बहुत अग्रवाल धन्यवाद जी। ही रहेगा।